हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर है, स्थिर उपयोगिता के पद को कहते हैं। स्थिर उपयोगिता के पद को अनधिमान वक्र कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दो वस्तुओं के विभिन्न बिंदुओं की उपयोगिता को प्रकट करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो तटस्थता वक्र कहलाता है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, वाई व्यस्त और एक्स व्यस्त। क्वेश्चन नंबर 2, जब साधनों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो समस्त उत्पाद समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि उत्पादन फलन समरूप श्रेणी n का हो, जहां ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, n=1। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब साधनों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो समस्त उत्पादन समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि उत्पादन फलन समरूप श्रेणी n का हो, जहाँ n=1। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मांग में विस्तार तो इसका सही होगा, उसी मांग वक्र पर बाईं ओर से दाहिनी गति। नंबर 2, मांग में संकुचन, उसी मांग वक्र पर दाहिनी ओर से बाईं ओर गति। नंबर 2, मांग में वृद्धि, मांग वक्र का दाहिनी ओर स्थानांतरण। नंबर 4 डी, मांग की कमी, मांग वक्र का बाईं ओर स्थानांतरण। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सारे सम्मिलित हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन ए, मांग में विस्तार तो इसका एक से कम संबंध है, उसी मांग वक्र पर बाईं ओर से दाहिनी ओर गति। मांग में संकुचन, उसी मांग वक्र पर दाहिनी ओर से बाईं ओर गति। मांग में वृद्धि, मांग वक्र का दाहिनी ओर स्थानांतरण। मांग की कमी, मांग वक्र का बाईं ओर स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 4, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का लाभ बिंदु घटित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, औसत स्थिर लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर। इसकी व्याख्या, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का लाभ बिंदु औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर घटित होता है। ये देख लीजिए डायग्राम, ये है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन फलन y बराबर a l की घात बीटा l की घात अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 पर विचार कीजिए। सभी संकेतकों का अर्थ सामान्य है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन कौन सा सही है। अब देखते हैं, मिलाते हैं इनको, क्या क्या सही है। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाए कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, तो अब व्याख्या देख लीजिए। एल के संबंध में उत्पादन की लोच बीटा 1, पैमाने के घटते वृत्त पर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1। के संबंध में उत्पादन की लोच अल्फा, पैमाने के बढ़ते वृत्त पर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रतियोगी किसान जिसके पास दिया हुआ पारिवारिक फार्म है और दिए हुए उपकरण है और अपने तथा परिवार के सदस्यों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अन्य अवसर नहीं है, वह पारिवारिक श्रम को उस सीमा तक प्रयुक्त करता है जबकि श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता का स्तर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कौन सा, 0। एक प्रतियोगी किसान जिसके पास दिया हुआ पारिवारिक फार्म और दिए हुए उपकरण है और अपने तथा परिवार के सदस्यों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अन्य अवसर नहीं है, वह पारिवारिक श्रम को उस सीमा तक प्रयुक्त करता है जबकि श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता का स्तर 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैधिकार के नेतृत्व मॉडल में यदि एक वस्तु नेतृत्व करती हो और दूसरी उसकी अनुगामी हो तो संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व करने वाले के प्रतिक्रिया वक्र के किसी भी बिंदु पर। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। द्वैधिकार के नेतृत्व मॉडल में यदि एक वस्तु नेतृत्व करती हो और दूसरी उसकी अनुगामी हो तो नेतृत्व करने वाली के प्रतिक्रिया वक्र के किसी भी बिंदु पर संतुलन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, जब श्रम का पूत वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ तो ऑप्शन नंबर डी से उच्चतर मजदूरी स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या।
इसकी व्याख्या है, श्रम का पूर्ति वक्र प्रारंभ में बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, परंतु एक पर्याप्त मजदूरी स्तर के बाद बाएं पीछे की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि इस मजदूरी स्तर के बाद धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर हो जाता है। आय का उच्च स्तर प्राप्त करने पर व्यक्ति कार्य के घंटे को घटाकर आराम करना पसंद करता है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है। और क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फर्म के संतुलन बिंदु को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नंबर ए, सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है। नंबर बी, MRTSL के और PL/PK के बीच समानता हो। सी, MPK/PK और MPL/PL के बीच समानता हो। तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए संयुक्तों का चयन कीजिए। तो समय अधिमान किससे संबंधित? समय अधिमान फिशर से संबंधित है। बीमा आयोग भविष्य की अनिश्चितता संबंधित है आपका नाइट से। साधनों का शोषण संबंधित है आपका रॉबिन्सन से। आवासीय लगान संबंधित है मार्शल से, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए एक बार इसकी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेदीकरण संभव नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जब उपभोक्ताओं के कुछ खास अधिमान और पूर्वाग्रह हों, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित दशाओं में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेदीकरण संभव होगा। नंबर 1, जब एकाधिकारी के उत्पाद के लिए पूर्णतः लोचदार मांग मत करो। नंबर 2, जब एकाधिकारी उसी सेवा को विभिन्न सेवा उपभोगों के लिए अर्जित करता हो। नंबर 3, जब उपभोक्ता दूरी या प्रशुल्क संबंधों के कारण अलग अलग किए जा सकते हों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार असफलता का उदय हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से यानी 1 और 3 सही है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप। नंबर 3, पैमाने की बचतों के परिणाम स्वरूप। बाजार असफलता का उदय निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। नंबर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप। नंबर 3, पैमाने की बचतों के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 13, एक समाज के लिए यह आवश्यक रूप से बर्तन नहीं है कि कुछ ही का अतिक्रमण होता हो। इस विचार का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय श्रेष्ठता के सिद्धांत से। व्याख्या देखते हैं, एक समाज के लिए यह आवश्यक रूप से बर्तन नहीं है कि कुछ ही का अतिक्रमण होता है। इस विचार का संबंध द्वितीय श्रेष्ठता के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक उर्वरक उत्पादक एक नहर की ऊपरी तलहटी में स्थित है और एक मत्स्य पालक नहर की निचली तलहटी में रहता है। उर्वरक उत्पादक पंप द्वारा अपशिष्ट पानी, जिसमें पानी को प्रदूषित करने वाले रसायन मिले हुए हैं, नहर में डालता है, जिसके फलस्वरूप उसी आगत के लिए मत्स्य पालक का मत्स्य उत्पादन घट जाता है। ऐसी स्थिति में उर्वरक के उत्पादक द्वारा उत्पादन का इष्टतमकरण उर्वरक उत्पादन के उस स्तर तक ले जाता है जो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से इष्टतम उर्वरक उत्पादन स्तर के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त प्रसंग में उर्वरक उत्पादक द्वारा अवशिष्ट प्रदूषित पानी को पंप द्वारा नहर में डालना नकारात्मक महानता का उदाहरण है, क्योंकि इसमें मत्स्य पालक व विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसका मत्स्य पालन घट जाता है। इस प्रदूषण के लिए मत्स्य पालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में उर्वरक उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन का इष्टतमीकरण उस स्थिति में कर सकता है जब वह मत्स्य पालक को नकारात्मक महानता के बराबर भुगतान कर दे। यह भुगतान प्रदूषण निस्तारण की लागत वहन का उसके सीमांत वाहन लाभ के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 15, 3 व्यक्ति ए, बी और सी के एक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कल्याण में पेरेटो सुधार को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से ए का कल्याण बढ़ता है, बी का कल्याण घटता है, सी का कल्याण यथावत रहता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पेरेटो के अनुसार समाज में अनुकूलतम वितरण उस समय पाया जाता है जब किसी एक व्यक्ति के कल्याण में कमी किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि कर पाना
संभव ना हो पेरेटो अनुकूलतम कहलाता है। अब 3 व्यक्तियों ए बी सी के एक समाज में पेरेटो सामाजिक कल्याण के अंतर्गत ए का कल्याण बढ़ता है, बी का कल्याण घटता है व सी का कल्याण यथावत रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कथन ए सीमांत आय वक्र के नीचे गिरने की दर ए आर औसत आय वक्र के नीचे गिरने की दर के दोगुने से अधिक है। कारण एम आर और ए आर वक्र रेखीय हैं और इनका ढाल ऋणात्मक है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है अर्थात आर सही है। आप देखें अब पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार के अंतर एम आर एवं ए आर दो अलग रेखीय वक्र होते हैं जो नीचे गिरते हुए होते हैं। इनकी ढाल ऋणात्मक होती है। एम आर रेखा की ढाल ए आर वक्र की दोगुनी होती है, जैसे कि नीचे रेखा चित्र से स्पष्ट है। बाई एच पर मूल एवं लागत, एक्स एच पर मात्रा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कथन है एक फर्म मूल्यों का निर्धारण लागतों परिवर्धित कीमत विधि का उपयोग करके करती है। नंबर 2 कारण फर्म को मांग और सीमांत लागत के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन है तथा कारणार्थ दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या लागतों परिवर्धित कीमत वह विधि जिसमें एक फर्म मूल्य का निर्धारण पदार्थ की लागत एवं उसके मूल्य के आधार पर करती है। इस प्रकार की फर्म को सीमांत लागत एवं मांग के बारे में ज्ञान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कथन है एक अधिकारी के पास इतने उत्पादन के मूल्य में हेर फेर करने की पर्याप्त शक्ति होती है। कारण आर एकाधिकारी की एकाधिकारिक शक्ति की माप सीमांत लागत के ऊपर मूल्य के अधिक से होती है। तो आंसर नंबर ए सही है। कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एकाधिकारी का मांग वक्र और आर वक्र एक ही होता है जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इस स्थिति में एकाधिकारी एक साथ कीमत एवं परिपूर्ति दोनों को नियंत्रित एवं निर्धारित नहीं कर सकता। एकाधिकारी किसी निश्चित कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए एकाधिकार में एक ही पूर्ति पर भिन्न भिन्न कीमतें हो सकते हैं। तो एकाधिकार में कीमत हमेशा सीमांत लागत से ऊंची रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 तरलता अधिमान निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए उस सीमा को जहां तक निवेशक अपनी परिसंपत्ति को मुद्रा में रखना पसंद करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तरलता अधिमान सिद्धांत कीन्स ने प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार मुद्रा को तरल अथवा नगद रखने की इच्छा तरलता अधिमान है। ये ब्याज की दर को शासित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई एस और एल एम वक्रों का प्रतिच्छेदन मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 सही है। वास्तविक क्षेत्र में संतुलन से, मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन से। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आई एस वक्र एवं एल एम वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जब वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों में संतुलन हो। ब्याज दर उपरोक्त रेखा चित्र में बिंदु ई पर आई एस एल एम वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु पर अव्यवस्था संतुलन में है। क्वेश्चन नंबर 21 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ए सी बराबर 9 + 0.1y तो भोग संबंध सम्मिलित है। नंबर 2 बी ऑप्शन बी 0.25 बाई -20i -193 = 0 = LM संबंध से। सी बराबर 0.06y + 29i -500 = 0 IS से संबंध है।1 = 50 50 -110i निवेश संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए जिसमें विदेशी व्यापार नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर है GDP बराबर GNP। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित कथनों में से कौन से NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और NMP शुद्ध भौतिक उत्पाद के अंतर की व्याख्या करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही 1 और 4। NNP में सेवाएं सम्मिलित हैं नंबर और NMP में सेवाएं सम्मिलित नहीं है नंबर 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सेवाएं सम्मिलित होती हैं। NNP को GNP में मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
NMP शुद्ध भौतिक उत्पाद में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती क्योंकि NMP के अंतर्गत वार्षिक उत्पाद मूल्य को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्याशित निवेश से प्रत्याशित बचत के अधिक का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए आय में ह्रास होगा। प्रत्याशित निवेश में प्रत्याशित बचत के अधिकार का अर्थ है कि आय में ह्रास होगा क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि उपभोग व्यय कम हुआ जिससे अब मांग में कमी आई। इससे उत्पादन क्रिया है निवेश कम होगा जो आगे चलकर उत्पादन रोजगार एवं आय में कमी लाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखते हैं निम्नलिखित उपभोग फलों में से कौन सा है कि आय गुणक कार्य होगा और चेयर से मेल खाता। तो इसका ये गणितीय चेक कर लीजिए। एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी से 2 और 4 हैं। 2 में क्या है, एलम वक्र के दाहिनी ओर बिंदु मुद्रा की मांग के अतिरेक को दर्शाते हैं। सॉरी, 1 और 3 है। तो पहला क्या है, आयस वक्र के बाईं ओर के बिंदु वस्तु की पूर्ति के अतिरेक को दर्शाते हैं। और नंबर 3, आयस वक्र के दाहिनी ओर बिंदु वस्तु की पूर्ति के अतिरेक को दर्शाते हैं। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आयस वक्र के बाईं ओर बिंदु वस्तु की पूर्ति के अतिरेक को दर्शाते हैं। आयस वक्र के दाहिनी ओर के बिंदु वस्तु की मांग के अतिरेक को दर्शाते हैं। एलम वक्र के दाहिनी ओर बिंदु मुद्रा की मांग के अतिरेक को दर्शाते हैं। एलम वक्र के बाईं ओर के बिंदु मुद्रा की पूर्ति के अतिरेक को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मान लीजिए MPC गिरती है, आयस वक्र बाईं ओर स्थानांतरित होता है, तब अन्य बातें समान रहने पर क्या घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, संतुलन का स्तर नीचे हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। माना कि MPC गिरती है, इसमें आयस वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, तब अन्य बातें समान रहने पर संतुलन का स्तर नीचे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जीवन चक्र परिकल्पना एंडो ब्लूमबर्ग मोडाग्लियानी से संबंधित है। नंबर 2, स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन से संबंधित है। नंबर 3, नंबर सी, निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन से संबंधित है। नंबर 4, सापेक्ष आय परिकल्पना, ये आपकी डिवीजन बेरी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, व्याख्या देख लेते हैं। जीवन चक्र परिकल्पना एंडो ब्लूमबर्ग मोडाग्लियानी से संबंधित है। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन से संबंधित है। सी, निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन से संबंधित है। और डी, सापेक्ष आय परिकल्पना डिवीजन बेरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रोजगार गुणक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, R.F. कहान। इसकी व्याख्या देखते हैं। रोजगार गुणक के लेखक R.F. कहान है। यह रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप उत्पाद मांग निवेश आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार में होने वाली कुल वृद्धि का अनुपात व्यक्त करता है। रोजगार गुणक बराबर डेल्टा एन अपान डेल्टा एन 1। अब देखते हैं 30, एक द्वितीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के फलन निम्न प्रकार हैं। आय का संतुलित स्तर होगा ऑप्शन नंबर 70। ये देख लीजिए, गणितीय इसको सरल करना पड़ेगा। आप सरल कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31, ISLM मॉडल के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, J.R. हिक्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। ISLM मॉडल का प्रतिपादन हिक्स एवं हैंसन ने किया। आयस वक्र वस्तु बाजार के संतुलन एवं एलम वक्र मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है। इस प्रकार एक दिए हुए आय एवं ब्याज दर पर ISLM वक्र एक दूसरे के प्रतिच्छेदन बिंदु पर अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाते हैं। इसका डायग्राम चेक कर लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक M3 से निरूपित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, M1 प्लस बैंकों के पास सावध जमा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या देखते हैं। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, यानी M3 = M1 प्लस बैंकों के पास सावध जमा है। क्वेश्चन नंबर 33, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग होती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्याज निर्धारक। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है।
क्या क्या है, देखते हैं व्याख्या इसकी। नंबर 1 सौदा उद्देश्य, नंबर 2 दूरदर्शिता उद्देश्य, नंबर 3 सट्टा उद्देश्य। तो सौदा दूरदर्शिता हेतु मुद्रा की मांग अत्यंत आलोचनात्मक एवं अपेक्षाकृत ब्याज निरपेक्ष होती है। सट्टा की मुद्रा मांग एवं ब्याज दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण लोगों की सट्टा मांग परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 34 कथन है बाय बराबर सी प्लस आई, जहाँ बाय राष्ट्रीयता, सी वो आई निवेश। कारण सी और आई राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण निर्धारक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन तथा दोनों का कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर व्याख्या देखते हैं क्या। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के 2 निर्धारक घटक हैं। नंबर 1 उपभोग, नंबर 2 विनियोग। राष्ट्रीय आय का निर्धारण उपभोग एवं निवेश के योग द्वारा होता है। बाय बराबर सी प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 35 कथन एक निवेशक पूंजी परिसंपत्ति में निवेश करेगा। कारण आर पूंजी की सीमांत कुशलता एमईसी ग्रेटर देन बाजार ब्याज दर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कोई भी विनियोजक निवेश करने से पहले पूंजी की सीमांत दक्षता की तुलना बाजार ब्याज दर आर से करता है। स्पष्ट है कि यदि पूंजी की सीमांत दक्षता आई ब्याज दर से अधिक है तभी विनियोजक निवेश करेगा। अर्थात यदि आई ग्रेटर देन आर तो निवेश लाभप्रद है, आई लेस देन आर निवेश हानिप्रद है, आई इक्वल टू आर निवेश का कोई प्रभाव नहीं होता। कथन एवं कारण दोनों सही है, था आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 कथन ए लोगों की लेन देन संतुलन की इच्छा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। कारण आर लोग बढ़ते अनुपात में अपनी आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन ए तथा कारण दोनों से आर की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कीन्स कहते हैं कि उपभोग आय का फलन होती है। सी बराबर फंक्शन वाई, अतः जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होगी उपभोग स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित अर्थशास्त्रीय शोषण पराश्रयिता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चारों सही हैं। पॉल वरान, एच जी फ्रैंक, एस अमीन, जी पामा, इनमें से कौन सा उनका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चारों सही हैं। शोषण पराश्रयिता सिद्धांत से जुड़े हुए अर्थशास्त्रियों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पॉल वरान, एच जी फ्रैंक, एस अमीन, जी पामा। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये सही सम्मिलित है। साइमन कोऑर्डिनेट्स एशियन ड्रामा गलत है। साइमन कोऑर्डिनेट्स आय विषमता पक्ष से संबंधित है, तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। निम्नलिखित एवं सही सम्मिलित है, तो साइमन कोऑर्डिनेट आय विषमता पक्ष से संबंधित है। कुन्नार मिल्डाल एशियन ड्रामा संबंधित है। जे रॉबिन्सन एसेज इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल से संबंधित है। आर्थर डब्ल्यू लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आर्थिक वृद्धि का वाणिज्यवादी सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण के आयात के माध्यम संचलन में हुई मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक वृद्धि का वाणिज्यवादी सिद्धांत मुख्य रूप से स्वर्ण के आयात के माध्यम से संचालन में हुई मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1 और जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति वर्ष 2.5% मानते हुए निवेश में 10.5% की वृद्धि हो जाने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इसका गणितीय प्रयोग देख लीजिए क्या क्या है, आप इसको हल कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1.0% सही है। क्वेश्चन नंबर 41 हेरोड की प्राकृतिक वृद्धि दर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। वह वृद्धि दर जो जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधार के फलस्वरूप हो पाती है, तो इसकी व्याख्या है। हेरोड की प्राकृतिक वृद्धि दर वह वृद्धि दर है जो जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधार के फलस्वरूप हो पाती है। इस दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 41 की व्याख्या है।
GNCR=S वास्तविक वृद्धि दर, GA वह दर है जिस पर देश विकास कर रहा है, GN = S/C वांछित वृद्धि दर, GW विकास की वह दर है जिसकी आशा में उद्यमियों ने निर्णय लिए हैं और जिसकी प्राप्त न होने पर वे बराबर इसी दर को पाना चाहेंगे। ये दर किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर होती है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक विकास श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास का एक मॉडल जिसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी W.A. लेविस ने। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक विकास श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास का एक मॉडल है जिसका प्रतिपादन W.A. लेविस ने किया था। लेविस के अनुसार आर्थिक विकास उस समय होगा जबकि जीवन निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है, तो जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमातिरेक समाप्त हो जाएगा तथा औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, लेविस्टीन अपने क्रांति न्यूनतम प्रयास के प्रमेय में जनसंख्या को ऐसे घटक के रूप में मानता है जो है। ऑप्शन नंबर सी निवेश प्रेरक। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेविस्टीन ने अल्प विकसित देशों को जड़ताबद्धता की अवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए क्रांति न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय आवश्यक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाना है ताकि अर्थव्यवस्था सतत विकास की स्थिति में बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 44, कुर्जनेस के अनुसार निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा आधुनिक आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रति व्यक्ति उत्पादन की उच्च वृद्धि। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुर्जनेस के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रति व्यक्ति उत्पादन की उच्च वृद्धि दर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। नंबर 1 उत्पादन की संरचना में परिवर्तन। नंबर 2 राष्ट्रीय आय में संरचनात्मक परिवर्तन। नंबर 3 वस्तु प्रयोग एवं उपभोग की संरचना में परिवर्तन। नंबर 4 रोजगार की संरचना में परिवर्तन। नंबर 5 पूंजी निवेश की संरचना में परिवर्तन। नंबर 6 विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। अंकटाड परिवर्णी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं क्या है। अंकटाड का पूर्ण शब्द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। अंकटाड का जन्म मार्च-जून 1964 में जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की प्रथम बैठक में हुआ। अंकटाड के उदय का श्रेय राउल प्रेविस को जाता है। अंकटाड का प्रमुख कार्य विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना एवं आर्थिक विकास को गतिशील बनाना है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की महासभा का स्थायी अंग है, किंतु इसकी स्वयं का स्वतंत्र सचिवालय एवं सहायक संस्थाएं हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 मिशेल क्लार्क प्रमेय के अनुसार विकास की निरंतरता के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधनों के स्थानांतरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि, विनिर्माण और सेवा। की व्याख्या देखते हैं। फिशर क्लार्क प्रमेय के अनुसार विकास की निरंतरता के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधनों के स्थानांतरण का सही अनुक्रम निम्नवत कृषि, विनिर्माण, सेवा है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि के आंकड़ों में अवशिष्ट वृद्धि का श्रेय डेनिसन ने दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, 1, 2, 3, 4 सही है। प्रौद्योगिकी सुधार को, पूंजी की वृद्धि को, श्रम की वृद्धि को, श्रम और पूंजी की सम्मिलित वृद्धि को। चलिए व्याख्या देखते हैं। डेनिसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि के आकलन में अवशिष्ट वृद्धि का श्रेय निम्नलिखित को प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 1 प्रौद्योगिकी सुधार को, नंबर 2 पूंजी की वृद्धि दर को, नंबर 3 श्रम की वृद्धि को, नंबर 4 श्रम और पूंजी की सम्मिलित वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अर्थशास्त्री यह तर्क देते हुए जान पड़े कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण के लिए घातक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, 1 और 2 गुन्नार मिल्डर, राल्फ प्रेविस। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। गुन्नार मिल्डाल एवं प्रेविस यह तर्क देते हुए जान पड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों के औद्योगिक के लिए घातक है। प्रेविस सिंगर के अनुसार व्यापार विकसित देशों के पक्ष में तथा व्यापार जनित लाभों का वितरण भी अनिश्चित रूप से होता है।
व्यापार की शर्तों का विकसित देशों के पक्ष में तथा विकासशील देशों के प्रतिकूल होने के संदर्भ में निम्न तर्क देते हैं। आय मांग की लोच, बाजार ढांचा, उत्पादन की तकनीक एवं उत्पाद गुणवत्ता, विकसित देशों आयात निर्यात नीति, प्रदर्शन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 49, कथन है आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। कारण आर, प्रौद्योगिकी परिवर्तन श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य विकास के परिणात्मक परिवर्तन से, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 50, कथन ए भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी है। कारण है भारत ने जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर का अनुभव किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। तो इसकी व्याख्या है भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था वाला विकासशील देश है, जिसके विकासशील अवस्था में होने वाले अनेक कारकों में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर का होना है। भारत में घरेलू बचत की वृद्धि दर के अधिक होने के बावजूद निवेश की दर एवं पूंजी निर्माण की दर का है, क्योंकि जो बचत किया जाता है वे उपभोग पर कम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बताएं कैसा वीडियो बना, एक बार ये मेरी मोटिवेशन तो ये होगा।